Good morning, student. This is Professor Priya Yadav from Sage University Indore, SIRT, Department of Civil Engineering. Today, we discuss on topic Principle of Planning. Before starting Principle of Planning, we should know Building Planning. Building planning is the arrangement of various components or units of a building in a systematic manner so as to form a meaningful and homogeneous structure to meet its functional purpose. बिल्डिंग प्लानिंग किसी भी बिल्डिंग में उसकी यूनिट्स मतलब रूम्स जितने भी रूम्स हम प्रोवाइड करेंगे वहां पर उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट सिस्टमेटिक मैनर में करना कहलाता है. देयर आर 11 प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग. एक यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का जिसमें है हमारे पास एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइवेसी, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, रूमिनेस, grouping, circulation, sanitation, flexibility, elegance, and economy. Basic principle of building planning are: first, aspect; second, prospect; third, privacy; fourth, furniture requirement; fifth, roominess; sixth, grouping; seventh, circulation; eighth is sanitation; ninth is flexibility; 10th is elegance, and 11th is economy. आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं. फर्स्ट, एस्पेक्ट. एस्पेक्ट मीन्स फॉर अरेंजमेंट ऑफ डोर एंड विंडोज इन द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द बिल्डिंग विच अलाउज द गिफ्ट ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, एयर, सीनरीज. बिल्डिंग के एक्सटर्नल वॉल में डोर और विंडो का अरेंजमेंट इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो गिफ्ट ऑफ नेचर है जैसे सनरेज हैं, सूर्य की किरणें, एयर, ये सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे घर में इंटर हो पाए. ये जो अरेंजमेंट होता है डोर और विंडो का इन्हें हम एस्पेक्ट कहते हैं. प्रोस्पेक्ट. बोथ एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट डिमांड द डिपोजिशन ऑफ डोर एंड विंडो इन द एक्सटर्नल वॉल एट अ particular place and in particular ways. Prospect is the term used to highlight the architectural treatment given to the building, so it creates a good impression on a person who views building from outside. प्रोस्पेक्ट से मतलब ये होता है कि बिल्डिंग का जो भी एलिवेशन है उसको आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट किस तरह से दिया है ताकि कोई पर्सन उसे बाहर से देखता है, बिल्डिंग को बाहर से देखता है तो उसके माइंड पर एक गुड इंप्रेशन पड़ना चाहिए. इसे हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं. थर्ड इज प्राइवेसी. It is the most important principle for planning of all type of general and residential building. It may be internal privacy or external privacy. जो प्राइवेसी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग में. प्राइवेसी हो सकता है इंटरनल प्राइवेसी हो सकता है एक्सटर्नल प्राइवेसी हो. इंटरनल प्राइवेसी इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ bathroom and sanitary services, attached bathroom, toilet, water closets, urinals, etc. The internal privacy can be achieved by providing lobbies or screens. All these services should be independent for every bedroom without disturbing the other. मतलब बिल्डिंग में जो भी हमने रूम्स प्रोवाइड कर रखे हैं उनमें इंटरनल प्राइवेसीज होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो बेडरूम में अगर कोई पर्सन है तो वो डिस्टर्ब हो रहा है. External privacy, it is nothing but the privacy of the building. If the building is exposed to the public street or neighbor building, there is no privacy for that. The entrance can be screened with trees or suitable grid work. एक्सटर्नल प्राइवेसी से मतलब ये है कि अगर हमारी कोई बिल्डिंग है उसके आसपास कोई बिल्डिंग है तो ऐसा नहीं हो कि पास में जो बिल्डिंग है वो हमारे घर के अंदर देख पाए इजीली, तो इससे हमारी प्राइवेसी जो होती है वो नहीं रह पाएगी. हो सकता है घर के सामने जो स्ट्रीट है कोई पर्सन वहां से निकल रहा है उसे हमारे डोर से, अगर डोर ओपन है तो पूरे घर में क्या क्या हो रहा है वो सब पता चले. तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमें एक्सटर्नल प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है. Furniture requirement. It is the functional requirement of a room. Decide the required furniture. Generally, when non-residential buildings are being planned according to the furniture equipment and other fixture, it is better to prepare a sketch and indicating the position of furniture, which helps position of doors, windows, circulation space, and size of room.
डिफरेंट बिल्डिंग में जो भी डिफरेंट डिफरेंट रूम होते हैं उनकी फर्नीचर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. इन केस अगर कोई क्लासरूम है तो क्लासरूम की फर्नीचर रिक्वायरमेंट क्या होगी, वहां पर एक बेंच चाहिए, डेस्क चाहिए, एक बोर्ड चाहिए. उसी तरह अगर किचन है तो किचन में क्या रहेगी फर्नीचर रिक्वायरमेंट, बेडरूम है तो बेडरूम में क्या रहेगी, जैसे बेडरूम में हमें एक बेड चाहिए, एक छोटी सी टी टेबल चाहिए, अगर हम जरूरत है तो हम सोफा लगा सकते हैं वहां पर, है ना. हर रूम की फर्नीचर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हमें रूम को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि वहां पे फर्नीचर रिक्वायरमेंट भी वहां की फुलफिल. रूमीनेस. Roominess refers to the effect produced by deriving the maximum benefit from the minimum dimension of a room. Factors affecting the roominess are size of room, shape of room, furniture use, position of door and window. Roominess मतलब मिनिमम स्पेस का हम कैसे मैक्सिमम तरीके से यूज कर सकते हैं. कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, रूमिनेस को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं. साइज ऑफ रूम, रूम का साइज, रूम की शेप, वहां पे फर्नीचर कौन सा यूज होने वाला है, और डोर विंडो की पोजीशन हमने रूम में कैसे रखी. फॉर स्टोरेज पर्पस वी शो कबर्ड, लॉफ्ट, वुडन शेल्फ्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर रूम अपीयर्स स्मॉलर देन द रेक्टेंगुलर रूम ऑफ सेम एरिया. अगर सेम एरिया का कोई स्क्वायर रूम बना रखा है वो हमें छोटा दिखेगा, किसके कंपैरिजन में, अगर हमने एक रेक्टेंगुलर रूम भी बना रखा है सेम एरिया. Next one is grouping. Grouping consists arranging the different units, that is rooms of building, so that all the rooms are placed in proper correlation of their function in due to proximity with each other. It is the deposition of various rooms in view of their relatives and coordination between them. In residential building, dining room should be closer to kitchen. Kitchen should be away from living room or bedroom to avoid smell or smoke. ग्रुपिंग से मतलब ये है कि हम जैसे ग्रुपिंग करना चाहिए हमें, मतलब जो भी रूम्स है जिनमें सेम वर्क होने वाला है उन्हें हम एक ग्रुप में एक साइड कर दें. जैसे किचन के पास हम डाइनिंग रूम रखते हैं, है ना. किचन को हमें हमारे बेडरूम से अलग रखना है और स्टडी रूम से अलग रखना है. क्यों? क्योंकि किचन में अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो भी स्मेल आएगी, जो भी स्मोक आएगी, वो बेडरूम तक ना पहुंच पाए, है ना. तो हमें सभी रूम की ग्रुपिंग करनी है, जैसे हमने किचन के पास डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया है, स्टोर रूम प्रोवाइड किया. सर्कुलेशन. It is nothing but the movement. It may be horizontal or vertical. Horizontal circulation. It is the circulation on the same floor. It may be rooms. There are passage, corridors, halls, lobbies, and linking of various blocks of apartment. Horizontal circulation से मतलब ये है, सर्कुलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ मूवमेंट है. हो सकता है ये वर्टिकल हो सकता है हॉरिजॉन्टल. और बात हो रही है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन की, मतलब हम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं सेम फ्लोर पर, है ना. उसके लिए हम डोर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एक रूम में इंटर हो पाए, है ना. एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में भी कंसिस्ट ऑफ 20 to 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ बिल्डिंग. जो हॉरिजॉन्टल एरिया होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन का जो एरिया होता है वो टोटल बिल्डिंग एरिया के 20 से 25% तक होता है. वर्टिकल सर्कुलेशन. इट इज द सर्कुलेशन ऑन द डिफरेंट फ्लोर, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट. ठीक है. अगर हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहे हैं, है ना, तो उसे हम वर्टिकल सर्कुलेशन कहते हैं. हो सकता है कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर आ रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट. देयर आर नॉर्मली स्टेयरकेस. हम बिल्डिंग में स्टेयरकेस बनाते हैं, ये स्टेयरकेस हो सकते हैं. फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इलेक्ट्रिक लिफ्ट आर प्रोवाइडेड, है ना. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के केस में हम क्या लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, एस्केलेटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. एरिया ऑफ वर्टिकल सर्कुलेशन इज अबाउट 8 to 10% ऑफ टोटल बिल्डिंग एरिया. वर्टिकल सर्कुलेशन का एरिया 8 से 10% होता है टोटल बिल्डिंग एरिया. 8th is sanitation. For sanitation, we must provide proper lighting and ventilation facility for general cleaning and sanitary convenience to maintain hygienic condition of the building. Ventilation is the change of air in a room. It includes providing light, ventilation, cleanness, water supply, sanitary amenities. सैनिटेशन से मतलब ये होता है कि जो हमने वॉश एरिया प्रोवाइड किया है, लेड बाथ प्रोवाइड किया है, डब्ल्यूसी प्रोवाइड किया, वहां पर प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना है, साथ ही वेंटिलेशन की फैसिलिटी भी
प्रोवाइड करना है, ताकि जो सनरेज हमारे वहां पर इंटर हो वो वहां पे जो जर्म्स हैं उनको क्लीन करे, उनको रिमूव करे। Flexibility. Flexibility means planning a room in such a way that even through a room originally planned to satisfy a particular purpose, it should also serve the other desired purpose when required in future. अगर हमने कोई रूम बना रखा है, फ्यूचर में हमें रिक्वायरमेंट है कि उस रूम में हमें कोई दूसरा रूम इंक्लूड करना है, जैसे हमने हॉल बना रखा है, ठीक है। अब एक हॉल बना रखा है, ड्राइंग हॉल बना रखा है हमने, इन फ्यूचर हमको जरूरत पड़ी कि हमें वहां पर ड्राइंग हॉल की प्लेस पर एक शॉप ओपन करना है, तो हम उस रूम को उस शॉप में कन्वर्ट कर पाए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमें वहां पर प्रोवाइड करना है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यही कि इन फ्यूचर अगर कोई रिक्वायरमेंट है हमें, तो हम किसी रूम को दूसरे रूम में कन्वर्ट कर पाए। हेंस प्लानिंग is to be done in a manner that the room like living room can be easily converted into a guest room. Dining room can be provided in the kitchen. In that case, it may be useful as a kitchen cum dining. If there is a separate dining room, it may be used as a study room. है ना, मतलब कोई भी रूम किसी पर्पस के लिए बना है तो इन फ्यूचर अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम उसे दूसरा रूम बना सकते हैं। Tenth is elegance. The effect produced by elevation of a building is known as elegance. जो बिल्डिंग के एलिवेशन से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम एलिगेंस कहते हैं। बालकनीज, वरांडा, सनशेड, पोर्चेस, रेलिंग, पैरापेट्स etc. can enhance the elegance of the building if properly placed and planned. Colored wash, door and window opening also added a good elegance. मतलब वही कि जो बिल्डिंग के एलिवेशन से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम एलिगेंस कहते हैं। एलिगेंस को हम व्हाइट वॉश, कलर वॉश, डोर विंडो के अरेंजमेंट, उनका प्रॉपर प्लेसमेंट, बालकनी, वरांडा, सनशेड, पोर्चेज, रेलिंग, पैरापेट, इन सबको यूज करके एलिवेशन और भी हम अच्छे से कर सकते हैं। इकोनॉमी, it is actually not a principle of planning, but it is definitely a factor which may affect the planning. The building should have minimum floor area with maximum utility. It will reduce the cost of the building, hence it will be economical. हमें बजट को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी है। मतलब अगर कोई कस्टमर है, हमारे क्लाइंट है, उन्होंने बोला है कि हमें 25 लाख में घर बनाकर देना है, तो हमें प्लानिंग इस तरीके से करना है कि उनका जो बजट है उसके अंदर अंदर हम काम कर पाए। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने हमारे सामने बजट रखा है कि हमें 25 लाख में घर बना के देना है और हमने 30 लाख का कर दिया, तो एक्स्ट्रा बजट वो कहाँ से लाएंगे। तो हमें जो बजट उन्होंने दिया है उसके अंदर वर्क करना है और इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया में हम मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगी, कॉस्ट तो रिड्यूस होगी ही, साथ में ये इकोनॉमिकल बन जाएगा। थैंक यू सो मच।